नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो सीटेट 2020 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम चाइल्ड पेडागोजी के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे, यानी कि डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कि हम यहाँ पर विकास देखेंगे कि विकास किस तरीके से होता है और यह अधिगम से किस तरीके से संबंधित होता है। तो विकास की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट का मतलब होता है यानी कि विकास। विकास एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। यानी कि विकास कैसी एक सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, यानी कि सभी जगह पर समान रूप से होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि ये जन्म से शुरू होती है, जो अविराम चलते हुए व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है जब तक उसका विकास होता रहता है। अब विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि विकास के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है। यानी कि इन सभी में कुछ ना कुछ उसके जीवन से लेकर उम्रता है जब तक उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। यानी कि जो विकास है वो एक क्रम में होता है, जिसके कारण इसको क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा गया है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। यानी कि हम देखते हैं कि क्रमिक परिवर्तन के अंतर्गत व्यक्ति में नवीन विशेषताएं उत्पन्न होती है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती जाती है। प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। यानी कि जब व्यक्ति जन्म से लेकर प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाता है तो जो गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं वो सारे गुण डेवलपमेंट के अंतर्गत ही वो प्राप्त करता है, यानी कि उसी का परिणाम होता है। हरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वहाँ व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। अब यहाँ हरलॉक ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है। यानी जो परिवर्तन होते हैं उसमें क्रम निर्धारित होता है और वो क्रम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि उन क्रम में संबंध होता है। यानी कि पहले जो परिवर्तन थे और बाद में जो परिवर्तन हुए वो एक दूसरे से संबंधित थे और उनमें हमें संबंध देखने को मिलता है, ऐसा हरलॉक महोदय कहते हैं। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। यहाँ पर हमारे जो मुनरो ने विकास को परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था बताया है कि उनका मानना है कि जब विकास होगा तो परिवर्तन निश्चित होगा और बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था, अब प्रौढ़ अवस्था की अगर हम बात करें तो प्रौढ़ अवस्था होती है 40 साल तक, यानी कि भ्रूण से लेकर 40 साल तक की अवस्था को इन्होंने बताया है कि जब तक व्यक्ति का विकास होता है, ऐसा मुनरो ने कहा है। अगला हम विकास का पॉइंट देखें। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। अब विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन दो चीज़ों के ऊपर आधारित होते हैं, एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। यानी कि हमारे पूर्वज
से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं उसके अनुसार ही विकास होता है। दूसरा, व्यक्ति को जिस तरह का वातावरण मिलता है उसका विकास वैसा ही होता है। यानी कि इन दोनों चीज़ों के आधार पर उसके विकास को मापा जा सकता है कि उसका विकास किस तरीके से हो रहा है। अब हम देखते हैं कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को तो हम आसानी से देख सकते हैं कि विकास हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है, भ्रूण से धीरे धीरे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया, बाल्यावस्था में आया, फिर बड़ा हुआ, वो सारा शारीरिक विकास तो हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके अंतर्गत जो उसमें अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, ये चीज़ों को समझने के लिए या इन विकास को समझने के लिए समय लगता है और हम इसको समय के साथ समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर विकास के रूप देखेंगे, यानी कि फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के कौन कौन से रूप होते हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो 4 प्रकार की होती है। कि जो विकास होता है वो 4 प्रकार से होता है। पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला है आकार में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन साइज। तो शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है और शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार और भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी कि आकार में परिवर्तन, जिस प्रकार शरीर बढ़ता जाता है, शरीर का विकास होता जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के भार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा हम देखें अनुपात में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन प्रोपोर्शन। चेंज इन प्रोपोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है। यानी कि हम देखते हैं कि जो विकास होता है उस विकास क्रम में पहले आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। अभी हम बात करें कि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि शैशव अवस्था में बालक स्व केंद्रित होता है, जबकि बाल्य अवस्था के आते आते वहाँ अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। तीसरा पॉइंट हम देखें पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता रहता है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ देखेंगे कि बच्चे के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। चौथा हम देखेंगे नए गुणों की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। नए गुणों की प्राप्ति के क्रम में हम देखते हैं कि विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास किस क्रम में होता है, विकास के कुछ प्रमुख नियम यहाँ पर है। पहला नियम हम देखते हैं विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, यानी कि जो विकास होता है उस विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है कि विकास कैसे होगा। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, यह 2 तरीके से विकास होता है। एक होता है विकास वो सिर से पैर की तरफ होता है और दूसरा निकट दूर विकास क्रम, यानी कि हम देखते हैं कि शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूण अवस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। दूसरा
निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी आती है। दूसरा पॉइंट है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। तीसरा पॉइंट है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, यानी कि जो विकास होता है वो अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से हमें देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए, परंतु नींव गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है और 5-6 माह में दूध के दांत बाहर निकल आते हैं। चौथा है विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती है वहाँ शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके शरीर के भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। 5वां पॉइंट है हमारा विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती हैं। किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था में यह गति तीव्र रहती है, उसके बाद में मंद पड़ जाती है। 6वां सिद्धांत है विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि हमने विकास में देखा, जैसे हरलाख महोदय ने बताया था कि विकास में पूर्व परिवर्तन बाद में हुए परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। 7वां सिद्धांत है हमारा विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है, यानी कि हम देखते हैं कि परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है, उसके लिए वातावरण से सहायता नहीं लेनी पड़ती है। शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन करते हैं। अगला 8वें नंबर का सिद्धांत हम देखते हैं कि विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास को एक अविराम प्रक्रिया कहा गया है क्योंकि विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वहाँ उठने बैठने चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। इसलिए विकास जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, इसलिए इसको एक अविराम प्रक्रिया कहा गया है। यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यू होता रहता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला कारक है हमारा वो है वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में डिंकमेयर 1965 में बताया कि वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषता हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होते हैं। प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करते हैं। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। दूसरा है हमारा वातावरण, यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट
किस प्रकार से विकास को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो वातावरण में सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित हैं जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक आहार है, यानी कि न्यूट्रिशन। आहार की अगर हम बात करें तो माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अगर बालक को वेल न्यूट्रिशन प्राप्त होगा तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा और जैसा उसको आहार मिलेगा उसी के अनुसार उसका विकास होगा। अगर उसको सही आहार नहीं मिलेगा तो उसका विकास भी प्रभावित होगा। अगला कारक है हमारा चौथा, वो है रोग, यानी कि डिसीज़। शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि पहले ही कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर बालक बचपन में ज़्यादा बीमार पड़ेगा या बीमार रहेगा तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास अवरुद्ध हो जाएंगे। पांचवा है जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो बालक के अंदर पाए जाने वाली ग्रंथियों से जो स्त्राव निकलते हैं जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जिस तरीके से पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्त्राव निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। यानी कि बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथ का स्त्राव प्रभावित करता है। दूसरा हम देखें कि बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि के स्त्राव से होता है। पुरुषत्व के लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसी आवाज़ें तथा स्त्रीत्व के लक्षणों का विकास जनन ग्रंथियों पर निर्भर करता है। छठा कारक है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। बुद्धि की अगर हम बात करें तो बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्लभ बुद्धि वाले बालक में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होते हैं। 7वें नंबर का कारक है हमारा जो विकास को प्रभावित करता है वो है यौन। यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, परंतु वयसंधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। यानी कि यौन यानी कि सेक्स भी उनको प्रभावित करता है डेवलपमेंट को, कि लड़की होगी तो वो जल्दी वयस्क हो जाती है और लड़का उसकी अपेक्षा बाद में तो वयस्क होता है। आगे हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ेंगे, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वैसे तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्टेजेस या कुछ अवस्थाएं देखते हैं। जैसे रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। रॉस महोदय के अनुसार उन्होंने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। पहला है शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो शैशवावस्था 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की होती है। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था
6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती हैं। चौथा है किशोरावस्था, यानी कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र को किशोरावस्था माना गया है। हरलाक महोदय के अनुसार इन अवस्थाओं को इस प्रकार बांटा गया है। पहला दिया हरलाक महोदय ने इन अवस्थाओं को 11 भागों में बांटा है। यहाँ पर हम 9 भागों का उल्लेख करेंगे। हरलाक के यहाँ के अनुसार गर्भकालीन अवस्थाओं को 9 भागों में बांटा गया है। यहाँ हम पहला भाग देखते हैं, गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को माना गया है। अब गर्भकालीन अवस्था के बारे में हम देखते हैं कि इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। दूसरा, समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। दूसरा है हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था को जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। यानी कि बच्चा जब जन्म ले लेता है और 15 दिन का होता है तो वो माँ के गर्भ से बाहर की दुनिया में आता है, तो बाहर की दुनिया के साथ में वो समायोजन करता है। तीसरा है बचपनावस्था। बचपनावस्था 2 सप्ताह से होकर 2 वर्ष तक चलती है। यानी कि इस अवस्था को 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को माना गया है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होने की होती है। बचपन अवस्था में बच्चा जो होता है वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान अवस्था होती है। यानी कि बचपन अवस्था को संवेग प्रधान अवस्था भी कहा गया है। तीसरे बचपन अवस्था के बाद में आता है बाल्य अवस्था। जो बाल्य अवस्था में हम बात करते हैं कि इसको पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था के रूप में बांटा गया है। पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, उत्तर बाल्य अवस्था 7 से लेके 12 वर्ष तक की होती है। इसमें हम देखें कि इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक हो जाती हैं, जिससे वह अपने माता पिता, शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्य अवस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। 5वां है वयासंधि, यानी कि पवर्टी। बालक में 12 से 13 वर्ष को माना गया है और बालिका में 11 से 13 वर्ष माना गया है। वयासंधि बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था सामान्यतः 11 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ हो जाती है और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है। अगला जो है हमारा वो है 6वां पॉइंट, किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस। किशोर अवस्था को 13 से 21 वर्ष का माना गया है। किशोर अवस्था की अगर हम बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोर अवस्था जो 13 से लेकर 16 वर्ष के बीच होती है और उत्तर किशोर अवस्था 17 से लेकर 21 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है।
अगला 7वें नंबर का पॉइंट हम देखते हैं प्रौढ़ अवस्था। 7वीं जो अवस्था है वो प्रौढ़ अवस्था है, जो 21 से 40 वर्ष के बीच मानी गई हैं। किशोर अवस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ अवस्था कहलाती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यहाँ पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था होती है। अगला 8वीं अवस्था जो हमारी है वह है मध्यावस्था, यानी कि मिडिल एज। मिडिल एज की अगर हम बात करें तो 41 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियाँ दृढ़ होती जाती हैं। 9वीं अवस्था है हमारी वृद्धावस्था, ओल्ड एज। जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती हैं। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है, शरीर जर्जर होने लगता है और व्यक्ति मौत की तरफ अग्रसर होने लगता है। इसी अवस्था को वृद्धावस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें और सीटेट की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।